Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start the topic of biopharmaceutics in the course of Pharm 612 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics. Biopharmaceutics and Pharmacokinetics is a subject in which we study the design and manufacturing of different dosage forms, and by considering the biology of the body and also the pharmacokinetics, which is drug absorption, distribution, metabolism and elimination. So let us start with the introduction to biopharmaceutics, and this is a chapter 18 in 5th edition of Pharmaceutics by Michael E. Alton. Now, what is biopharmaceutics? So biopharmaceutics, before defining biopharmaceutics formally by this definition which is provided by book, first we should understand what is biopharmaceutics in a slang concept or in journal concept. एक जर्नल कॉन्सेप्ट के हवाले से अगर हम देखें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है बायोफार्मास्यूटिक्स का, पहले हम ये देखें बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है. बायोफार्मास्यूटिक्स बेसिकली हम देखें तो बायो मीन्स लाइफ एंड फार्मास्यूटिक्स मीन्स साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग. यानी फार्मास्यूटिक्स वो फील्ड है जिसमें हम कोई भी डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, सॉल्यूशंस को जो भी प्रिपरेशन है, डोजेज फॉर्म है, उसको ही पहले डिज़ाइनिंग करते हैं और डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कैसे बनेगी, और फिर हम ये देखते हैं कि यानी जैसे हम कोई भी चीज़ या कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसको प्लान एंड डिज़ाइन करते हैं कि वो कैसे करना है. हमें कोई भी चीज़ अगर हमें बनानी है पहले हम उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं. ऐसे ही डोजेज फॉर्म का भी हम डिज़ाइन तैयार करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर देखते हैं कि वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई. तो फिर इस तरीके से व्हेन वी आर कंसिडरिंग द बायोलॉजी ऑफ लाइफ देन दिस इज़ कॉल्ड बायोफार्मास्यूटिक्स. क्योंकि देखें इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि लाइक स्किन है, ओरल कैविटी है, जीआई ट्रैक्ट है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसके अलावा आई है, ईयर है, नोज़ है, हर जगह की अपनी एक बायोलॉजी है. तो वहाँ पर ये डोजेज फॉर्म कैसे बिहेव करेगी, हम किस तरीके से इसको बायो अवेलेबल करा सकते हैं, यानी साइट ऑफ एक्शन पे जहाँ पे हमें इसका एक्शन चाहिए वहाँ पर ये हम इसको पहुँचा सकते हैं. उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इसको डिज़ाइन इसी तरह से करें कि ये वहाँ पे जाकर वो फंक्शन प्रोड्यूस करे जिसके लिए वी आर इंटेंडिंग टू मेक इट, यानी जो हमारा इसको बनाने का मकसद है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ये कहें कि हम ये चाहें कि आई ड्रॉप्स को जो है वो ओरली यूज़ किया जाए, कि वो जीआई ट्रैक्ट में जाके एब्जॉर्ब हो और फिर वहाँ से वो आई पर इफ़ेक्ट डाले ये आई ड्रॉप्स, तो ये वो मुमकिन नहीं है. आई ड्रॉप्स जो प्रिपेयर किए जाएंगे वो इसी तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे जो आई की फिजियोलॉजी यानी बायोलॉजी को कंसिडर करके बनाई जाएंगे और वहीं पे जाके वो अपना फंक्शन प्रोड्यूस कर सकेंगे. इसी तरीके से ईयर ड्रॉप्स हैं, इसी तरीके से टॉपिकल प्रिपरेशंस हैं, लाइक स्किन प्रिपरेशंस हैं. स्किन प्रिपरेशंस यानी क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स अगर हम खा लें ओरली वी कैन इफ़ यू मे ईट, तो वो जो है वो फंक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे जो वो टॉपिकली अप्लाई करके कर सकते हैं. ऐसी टैबलेट्स है, टैबलेट हम स्किन पे रख दें, क्या वो एब्जॉर्ब हो जाएगी? द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं हो सकता. उसको स्टमक में जाना ज़रूरी है, इंटेस्टाइन में जाना ज़रूरी है, वहाँ जाके डिसइंटीग्रेट यानी ब्रेक डाउन होना है, फिर वहाँ डिज़ोल्व होना है और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होना है, फिर वहाँ से वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचेगी और फिर जाके वहाँ पर वो ब्लड के ज़रिए अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचेगी, ब्लड के ज़रिए जो भी ड्रग हमने ओरली ली थी, और फिर वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी जो उसको प्रोड्यूस करना चाहिए. तो इस तरह से ये जो है वो बायोफार्मास्यूटिक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. So bio means life and pharmaceutics means design and manufacturing of drug. Now official definition या formal definition इसकी क्या होगी? Biopharmaceutics can be defined as the study of how physicochemical properties of drugs, dosage forms and route of administration affect the rate and extent of drug absorption. Biopharmaceutics को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ड्रग की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक उसका शेप, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर साइज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी रिएक्शन पॉसिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, एंजाइम के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन,
स्टेबिलिटी, ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि इन सब से जो है वो ड्रग को बॉडी में एंटर होने के बाद वास्ता पड़ेगा, वो दे कम अक्रॉस विद दीज फैक्टर्स। तो दे शुड हैव ए प्रॉपर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें वो स्टेबल रहें। और डोजेज फॉर्म फैक्टर्स, यानी उसमें जो भी हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, सस्पेंशन बना रहे हैं तो सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे, टैबलेट बना रहे हैं तो हमें पता है कि उसमें हमने लुब्रिकेंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, ये सब चीज़ें हमने डालनी हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन से रूट से, जैसे ओरल रूट है, इंट्रानेज़ल है, पल्मोनरी इन्हेलेशन रूट है, ईयर है यानी ईयर ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, कौन से रूट से वो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और उसको ये तमाम फैक्टर्स किस तरीके से रेट एंड एक्सटेंट यानी किस तेज़ी से ड्रग को एब्जॉर्ब कराते हैं, और किस हद तक यानी एक्सटेंट किस हद तक ड्रग को एब्जॉर्ब कराते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है वो बायोफार्मास्यूटिक्स में कंसिडर करके ड्रग की डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। The relationship between the drug, its dosage form, and the route by which it is administered, governed by how much of the drug enters the systemic circulation and at what rate। तो ये रिलेशनशिप जो है ड्रग की, उसकी डोजेज फॉर्म की और उस रूट की जिसके ज़रिए उसको बॉडी में एडमिनिस्टर किया गया है उस डोजेज फॉर्म का को, तो वो ये तमाम फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं for the absorption of a drug and for the entry of the drug into the systemic circulation। और वो किस तेज़ी से यानी what rate यानी किस तेज़ी से वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, ये तमाम फैक्टर किसी न किसी फॉर्म में ड्रग की डोजेज फॉर्म, उसके रूट, उसकी एब्जॉर्प्शन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबिलिटी पर और कितनी तेज़ी से वो हो सकती है किसी न किसी तौर पर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फॉर ए ड्रग टू बी इफेक्टिव, यानी एक ड्रग को इफेक्टिव होने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, a sufficient amount of it needs to reach its site of action and stay there long enough to be able to exert its pharmacological effect। तो इफ़ेक्टिव होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये ना सिर्फ ये कि एब्जॉर्ब हो बल्कि अपनी साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच सके और वहाँ पर इतनी देर तक मौजूद रहे कि वो डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो हमें चाहिए वो प्रोड्यूस हो सके। अब वो कैसे होगा, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव जॉइंट पेन इन नी, तो फिर वो जो पेन किलर आपने खाई है उसको वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है, वहाँ पहुँचकर क्योंकि उसकी साइट ऑफ एक्शन वही है, वहाँ पहुँचकर उसको वो अपना इफ़ेक्ट देना ज़रूरी है जिसकी जो है वो ज़रूरत है। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स को आप ले लें, एंटीबायोटिक्स को सपोज दैट मेनिंजाइटिस है यानी ब्रेन में इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स शुड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और वो इट शुड रीच टू द ब्रेन, वहाँ पर पहुँचनी चाहिए, तब जाके वो ब्रेन में एंटी इन्फेक्टिव रोल प्ले कर सकेगी। अदरवाइज़ अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेगी तो ड्रग अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच नहीं सकेगी, हालांकि पूरी बाकी बॉडी में मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंच सकी तो फार्माकोलॉजिक इफेक्ट नहीं आया, इसलिए ड्रग जो होगी वो इफेक्टिव नहीं कहलाएगी। नाउ दिस इज़ डिटरमिन बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो ये कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, द फॉर्म इन विच द ड्रग एडमिनिस्टर टैबलेट, कैप्सूल, सोल्यूशन एंड द रेट एट विच इट इज़ डिलीवर्ड, और किस तेज़ी से वो डिलीवर होती है, ये तमाम फैक्टर वहाँ पर काउंट कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट कम टू द बैकग्राउंड ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। अपार्ट फ्रॉम द इंट्रावेनस रूट, यानी इंट्रावेनस रूट को छोड़ दें हम, वेयर ए ड्रग इज़ इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि देखें वेन में जब हम इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं तो ड्रग डायरेक्टली एंटर हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में। All other routes of administration where the site of action is remote from the site of administration involve the absorption of a drug into the blood। जबकि इंट्रावेनस रूट के अलावा जितने भी हमारे पास रूट हैं उन रूट में ये प्रॉब्लम होता है कि ड्रग वहाँ पर जाके एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरती है, और लाइक ओरल देते हैं तो वो जीआई ट्रैक से गुजरेगी, वहाँ से एब्जॉर्ब होके स्टमक से कुछ ड्रग एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, वहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर ब्लड में पहुँचेगी, फिर ब्लड के ज़रिए वो लिवर से गुजरती हुई फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी, और फिर वहाँ से वो ब्लड के ज़रिए उस साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचेगी जहाँ पर उसकी ज़रूरत है।
इसी तरीके से इंट्रामस्कुलर रूट ले लें, तो इंट्रामस्कुलर रूट में हम ड्रग को, या सबक्यूटेनियस रूट ले लें तो हम जो है वहाँ पे मसल्स में ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं, फिर मसल से ड्रग आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होकर सर्कुलेशन में आती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ ड्रग मसल्स में ही मेटाबोलाइज हो जाए वहाँ के सेल्स में एंजाइम्स की वजह से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100% ड्रग जो हो वो ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल हो जाए, लेकिन इंट्रावेनस में ऐसा होता है कि 100% ड्रग जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा वंस द ड्रग रीचेज द ब्लड, इट पार्टीशन बिटवीन द प्लाज्मा एंड द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। तो ड्रग जो है जब ब्लड में पहुंचती है तो वो पार्टीशन करती है, यानी मुख्तलिफ जगहों पे पार्टीशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, प्लाज्मा में, रेड ब्लड सेल्स में। ड्रग डिजॉल्व इन द प्लाज्मा पार्टीशन बिटवीन द प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा में जो होगी वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ होगी, एंड द प्लाज्मा वाटर, और प्लाज्मा वाटर में डिजॉल्व होगी। It is the free or unbound drug in plasma water and not the drug bound to the protein that passes out of the plasma through the capillary endothelium and to tissue and hence the site of action। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ड्रग जब प्लाज्मा में आती है तो वो प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, मेनली एल्ब्यूमिन के साथ। इसके अलावा जो दूसरी सेकंड प्रोटीन है जिसके साथ ड्रग बाइंड हो सकती है वो है अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा प्लाज्मा वाटर में भी ड्रग डिज़ोल्व होती है। वो ड्रग जो कि प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई यानी बाउंड फॉर्म होगी, वो तो ब्लड में सर्कुलेट करती रहेगी, उसका ना कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा, ना वो बॉडी में मेटाबोलाइज होगी और ना ही एलिमिनेट होगी। लेकिन वो जो फ्री ड्रग है यानी अनबाउंड ड्रग है वो दरअसल जो है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। वो कैसे प्रोड्यूस करेगी कि ब्लड की जो कैपिलरीज़ की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे एंडोथेलियम सेल्स होते हैं, उनको क्रॉस करके वो टिश्यूज़ और सेल्स में वो ड्रग पहुँच जाएगी जो कि उसकी साइट ऑफ एक्शन है, और वहाँ पहुँच के वो ड्रग अपना वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी जो कि उसको करने की ज़रूरत है, यानी जिस मकसद के लिए हमने वो ड्रग उसको दी है। अच्छा, ये जो बाउंड ड्रग है प्रोटीन के साथ, ये उस वक्त ये ड्रग का रिजर्वायर है यानी रिजर्व ड्रग है। ये उस वक्त काम शुरू करेगी जब ये जो फ्री ड्रग है अपना काम करके मेटाबोलाइज होके जब बॉडी से एलिमिनेट हो रही होगी, तो फिर उसकी जगह ये अनबाउंड ड्रग जो होगी वो प्रोटीन बाइंडिंग इसकी डिटैच होगी यानी रिमूव होगी, तो उसके बाद ये फ्री फॉर्म में आएगी। फिर ये फ्री फॉर्म में आने के बाद अब ये उसकी जो फ्री फॉर्म जो ड्रग पहले थी जो मेटाबोलाइज होके बॉडी से एलिमिनेट हो चुकी है, अब ये इस तरीके से उसकी जगह ले लेगी फ्री होके प्रोटीन से, और अब उसके जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो था उसको कंटिन्यू करेगी। और इस तरह से सारी की सारी ड्रग फिर जब ये भी मेटाबोलाइज होके बॉडी से एलिमिनेट होगी तो मज़ीद ड्रग जो कि प्रोटीन बाउंड थी वो वहाँ से डिटैच होगी, फ्री होगी, वो फिर एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी यहाँ तक कि सारी की सारी ड्रग बॉडी से एलिमिनेट ना हो जाए। इसके अलावा ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम नॉर्मली एग्जिस्ट बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड प्लाज्मा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग एट इट्स साइट ऑफ एक्शन। ये हाइपोथेसिस है और एक कॉन्सेप्ट है कि ड्रग जो होती है प्लाज्मा में जितनी होती है उतनी ही साइट ऑफ एक्शन यानी टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर भी मौजूद होती है। हालांकि ये एग्जैक्ट ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली कि हम टिश्यू से बार बार सैंपल लेके ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम कर सकें, इसलिए हम ब्लड से ब्लड सैंपल लेते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ड्रग की या जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे जब बराबर हो जाती है तो एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तो वैसे ही बॉडी में क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है जिसको ड्रग क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तो ब्लड और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जहाँ जहाँ ड्रग गई है वहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होगा। तो यानी इसी वजह से ब्लड में जो कंसंट्रेशन है एजम्पशन यही है कि वही कंसंट्रेशन साइट ऑफ एक्शन यानी टिश्यू या प्लाज्मा में भी होगी, और ये मैथमेटिकली प्रूफ भी होती है, ऑल्दो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स आर वेरी लिटिल, लेकिन मैथमेटिकली ये प्रूवन है। दिस इज़ टर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसको हम ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि ड्रग कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ब्लड में, टिश्यूज़ में, डीप टिश्यूज़ में, सेल्स में, कहाँ कहाँ, मीन्स द डिग्री ऑफ विच विल डिपेंड लार्जली। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर्टिकुलरली उसकी लिपोफिलिसिटी पर डिपेंड करेगी। जैसे क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँ कि ड्रग के जो जितने भी हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन्स हो, टिश्यू मेम्ब्रेन हो, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हो, वो ये जो जीआई ट्रैक्ट में मेम्ब्रेन है जिसको क्रॉस करके बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब होती है,
ब्रेन तक पहुंचने के लिए ड्रग को ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करना पड़ता है। तो जितनी भी मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करने के लिए ड्रग में लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर लिपोफिलिक इन नेचर एंड दे अलाउ लिपोफिलिक ड्रग इजीली टू क्रॉस विद दीज मेम्ब्रेन्स। लेकिन हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती हैं उनको इनको क्रॉस करना मुश्किल होता है, तो इसलिए ड्रग के अंदर लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये कोशिश भी ये करते हैं कि ड्रग को इस तरह का बनाएं कि उसमें कुछ हाइड्रोफिलिसिटी भी हो और लिपोफिलिसिटी भी हो। हाइड्रोफिलिसिटी इसलिए ज़रूरी है कि ड्रग बॉडी में जाके डिज़ोल्व हो, ब्लड में भी डिज़ोल्व हो वाटर में, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स प्लाज्मा जो जहाँ जहाँ बॉडी में मौजूद हैं वाटर मौजूद है वहाँ पर भी डिज़ोल्व होकर पहुँच सके। और लिपोफिलिसिटी इसलिए ज़रूरी है कि ये परमिएबिलिटी हो इसमें, यानी जितनी भी लिपिडिक मेम्ब्रेन्स हैं बॉडी में, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, उनको भी ये क्रॉस कर सके। As it is frequently difficult to access the drug at site of action, its concentration in the plasma is often taken as a surrogate for the concentration of its site of action. जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में ये बात बताई थी कि टिश्यू से कंसंट्रेशन यानी साइट ऑफ एक्शन से ब्लड सैंपल लेना कि उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम टिश्यू सैंपल नहीं लेते बल्कि ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड लेते हैं जिसमें प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि एक इक्विलिब्रियम होगा ड्रग की कंसंट्रेशन का बिटवीन द ब्लड एंड इनसाइड टिश्यू, तो यानी जो ब्लड में है वही कंसंट्रेशन टिश्यू में भी होगी। इवन दो द अनबाउंड ड्रग इन द प्लाज्मा वुड गिव ए बेटर estimate of the concentration of a drug at its site of action, but this require much more complex and sensitive assay than a measurement of total concentration of the drug, that is sum of the bound and unbound drug within the plasma, blood plasma। अब अच्छा, इसमें आइडियल तो ये है कि हम ब्लड में सिर्फ उस कंसंट्रेशन को चेक करें जो कि अनबाउंड यानी फ्री है, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि जो बाउंड ड्रग है वो ब्लड में ही सर्कुलेट करती रहती है और वो टिश्यू में नहीं एंटर होती और ना ही मेटाबोलाइज होती है और ना ही एलिमिनेट होती है। ये तो फ्री ड्रग होती है जो टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सिर्फ फ्री ड्रग कंसंट्रेशन मालूम करने की कोशिश करें तो इसके जो डिफरेंट एनालिटिकल एसेज मेथड्स और टेक्निक्स हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड सेंसिटिव, जो कि जिसकी वजह से इन टेस्ट की जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड डेफिनेटली ये कॉस्ट फिर एट दी एंड पेशेंट को बेयर करनी पड़ेगी, यानी उसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम ये पेशेंट को इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट देना नहीं चाहते। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि टोटल कंसंट्रेशन ही मालूम कर लेते हैं। और क्योंकि तमाम ड्रग की जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो मालूम होती है, अक्सर व बेशतर उनके लीफलेट में लिखी हुई होती है, तो टोटल कंसंट्रेशन में से हम मालूम कर लेते हैं कि इसमें बाउंड जो कितनी होगी और फ्री कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो वो जैसे सपोज दैट अगर जैसे हम वारफेरिन ले लें, अगर वारफेरिन जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट है उसकी प्रोटीन बाइंडिंग 90% है। अब अगर उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में 10 माइक्रोग्राम पर ml आ रही है तो इसका मतलब है उसका 90% हुआ 9 माइक्रोग्राम पर ml और 10% हुआ 1 माइक्रोग्राम पर ml। तो इसका मतलब है 9 माइक्रोग्राम पर ml जो ब्लड में आ रहा है वो प्रोटीन बाउंड है और 1 माइक्रोग्राम पर ml जो है वो फ्री कंसंट्रेशन है। तो ये 1 माइक्रोग्राम पर ml दरअसल ब्लड में जो मौजूद है इतनी ही कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर भी मौजूद होगी। 9 माइक्रोग्राम को हम इग्नोर कर देंगे। Thus it is this total drug concentration within the plasma that is usually measured for clinical purposes and calculation made to determine the free drug concentration। लिहाजा हम total drug concentration मालूम कर लेते हैं और कैलकुलेट करके मालूम कर लेते हैं कि फ्री ड्रग किसमें कितनी है और बाइंड ड्रग कितनी है। Plasma protein binding is therefore a critical parameter to consider when investigating the therapeutic effect of a drug molecule। लिहाजा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ड्रग की बाइंडिंग को और उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को चेक करने के लिए। द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन ब्लड प्लाज्मा डिपेंड ऑन न्यूमरस फैक्टर। अब ये ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ये मुख्तलिफ फैक्टर पर डिपेंड करेगी, जिसमें क्या क्या चीज़ है। दीज इंक्लूड अमाउंट ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड डोज, डेफिनेटली ज़्यादा डोज देंगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। दैट एब्जॉर्ब्स एंड रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन भी ज़्यादा होगी ज़्यादा डोज देंगे। कम डोज देंगे तो कम सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग कम आएगी। एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा डोज होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में ज़्यादा होगी और कम डोज देंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी।
सो इसी तरीके से अदर टिश्यूज एंड फ्लूइड्स विच इज़ यूजली रैपिड एंड रिवर्सिबल एंड द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द बॉडी, और वो भी अगर ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है तो जितनी ज़्यादा डोज देंगे तो उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर हम कम डोज देंगे तो उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन भी कम हो जाएगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इस तरीके से आएगी इफ़ ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. The drug can either be enzymatically cleaved or biochemically transformed, in which case it is said to have been metabolized or be excreted unchanged. कोई भी ड्रग जो होती है वो उसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन इस पे भी डिपेंड करेगी कि जो बॉडी में डिफरेंट एंजाइम है उससे ये ब्रेक डाउन हो जाए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इसका, और ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाए, या अपनी एज इट इज़ फॉर्म में भी एक्सक्रीटेड अनचेंज यानी अनचेंज फॉर्म में भी एक्सक्रीट हो जाए, तो उससे भी प्लाज्मा कंसनट्रेशन ड्रग की कम हो जाएगी. द स्टडी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इज टर्म्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स. तो जो जिस टाइम के साथ ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, यानी जितना टाइम वो ड्रग एब्जॉर्ब होने में ले रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होने में ले रही है, मेटाबॉलिज्म में और एक्सक्रीशन में, इसकी स्टडी कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक्स. In contrast, pharmacodynamics is the study of the biochemical and physiological effect of the drug on the body or relationship between drug concentration at the site of action and the resulting effect. तो इसके बरक्स फार्माकोडायनेमिक्स क्या है कि किस चीज़ की स्टडी है कि ड्रग का बॉडी में बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, या फिर ड्रग की कंसंट्रेशन जो जितनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है तो उससे मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट यानी किस हद तक ड्रग जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. और सिंपली फॉर्म में अगर कहें तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, व्हाट द बॉडी डज टू द बॉडी, यानी बॉडी ड्रग को कैसे एब्जॉर्ब करा रही है, कितनी तेज़ी से करा रही है, कितनी तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, स्लो कर रही है, फास्ट कर रही है, मेटाबोलाइज फास्ट कर रही है, स्लो कर रही है, और एक्सक्रीट फास्ट कर रही है, स्लो कर रही है. ये सारे काम बॉडी करेगी ड्रग के साथ, तो इसी वजह से फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स इज ए डिफरेंट थिंग, डिफाइन एज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, क्योंकि ड्रग जब बॉडी में आएगी वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होगी और फिर वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी बॉडी में, तो ये ड्रग का इफेक्ट होगा. तो वो इसी वजह से फार्माकोडायनेमिक्स को क्या कहा कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग क्या कर रही है बॉडी के साथ, वो फार्माकोडायनेमिक्स है. फिगर 18.1 illustrates some of the factors that can influence the concentration of a drug in the blood plasma एंड ऑल्सो इट्स साइट ऑफ एक्शन. तो फिगर 18.1 को अभी हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से उसमें जो फैक्टर्स हैं वो ड्रग की कंसंट्रेशन को प्लाज्मा को में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और साइट ऑफ एक्शन पे. इसमें बायोफार्मास्यूटिक्स इज कंसर्न विद द फर्स्ट स्टेज, जबकि सेकंड स्टेज जो होगी जब वो बॉडी में एंटर हो जाएगी एब्जॉर्प्शन के बाद, फिर वो फार्माकोकाइनेटिक होगी, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाएगी. नाउ दिस इज फिगर 18.1, ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. अब अगर हम इसकी बात करें तो ड्रग इज गिवन बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन. नाउ द ड्रग इन ब्लड प्लाज्मा 100%. सम ड्रग विल बाउंड ड्रग एंड सम इन अनबाउंड ड्रग. सिमिलरली ड्रग एट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी ओरली दी गई या इंट्रामस्कुलर दी गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आई, तो वो भी यही होगी कि कुछ फ्री होगी, कुछ बाउंड हो जाएगी. जो ड्रग यहाँ पे अवेलेबल है अब वो क्या होगी, फ्री ड्रग खास तौर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, दो डायरेक्शन में शुरू होगा. डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग इन टिश्यू इंक्लूडिंग ब्लड सेल्स यानी जैसे आरबीसीज एंड अदर फ्लूइड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, और ये वहाँ पे मौजूद रहेगी. इसके अलावा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी ड्रग एट इट्स साइट ऑफ एक्शन, यानी उन सेल्स में जाएगी, टिश्यूज़ में जाएगी जहाँ पर इसके रिसेप्टर्स होंगे, वहाँ पे जब जाके बाइंड होगी और फिर ये इसका क्लिनिकल इफेक्ट होगा. इसके अलावा फ्री ड्रग के साथ एट द सेम टाइम, और ये जो ड्रग बाइंड होके जब फ्री फॉर्म में रिलीज़ भी होगी वापस भी आएगी, देखें रिवर्स एरो भी है, तो फिर ये ड्रग मेटाबोलाइज भी होगी और मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर एलिमिनेट होगा. इसके अलावा अगर ये भी हो सकता है मेटाबॉलिज्म उनके हो जाए और मेटाबोलाइट्स बनने के बाद एक्सक्रीट हो जाए, और ये भी हो सकता है ड्रग जो है वो कुछ ड्रग ऐसी भी होती हैं जो कि मेटाबोलाइज नहीं होती हैं बल्कि खुद ही अनचेंज फॉर्म में यानी एज इट इज़ पेरेंट मॉलिक्यूल ही एक्सक्रीट हो जाता है. लेकिन ऐसी ड्रग्स जो होती हैं वो कम होती हैं. ज़्यादातर ड्रग जो होती हैं वो मेटाबोलाइज होती हैं. उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि ड्रग जब ब्लड में होती है यानी जो पेरेंट ड्रग होती है इट्स लिपिड नेचर डज नॉट अलाउ दिस ड्रग टू
एलिमिनेट, यानी इसकी जो लिपिड नेचर होती है वो उसकी वजह से ये आसानी से एलिमिनेट नहीं होती। तो ड्रग जब मेटाबोलाइजिंग एंजाइम से रिएक्ट करती है तो फिर वो मेटाबोलाइज हो जाती है, और जब वो मेटाबोलाइज हो जाती है तो उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो दरअसल वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो आसानी के साथ वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी यूरिन में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं, सलाइवा में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो सलाइवा से जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, टीयर्स यानी आंसुओं में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो आंसुओं से निकल जाते हैं, स्वेट है, पसीना है, उसमें डिज़ोल्व हो जाती है ड्रग, तो वहाँ पर वाटर सॉल्युबल होने के बाद इस तरीके से डिफरेंट रूट से ड्रग आसानी के साथ वाटर में डिज़ोल्व होके, क्योंकि मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और फिर इस तरीके से वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो दिस इज़ ए मैकेनिज्म बाय विच ड्रग एलिमिनेट। नाउ इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।